चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाँ, ध्यान दो। आपके इकोनॉमिक्स में एक कंसेप्ट था, डिजिटल करेंसी, ब्लॉकचेन। अभी एग्जैक्टली क्या है ये अपने डिस्कस कर लेते हैं। अभी मटेरियल नहीं है तो कोई बात नहीं, इन जनरल समझ लो, क्योंकि जो मैटर है वो टेक्निकल है और सारा समझो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है और सॉफ्टवेयर वाली चीजें हैं जिसका अपने सिलेबस से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। बट क्योंकि इतना रेलेवेंट है, ट्रेंडिंग है, चीजें इस पे अपडेट हो रही है, तो हमें बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली है क्या। क्योंकि आजकल जितना भी हम ऑनलाइन डेटा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। तो हम यही समझने जा रहे हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है, पुरानी टेक्नोलॉजी में और इसमें फर्क क्या है, और इसके बेनिफिट्स क्या है और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, ये हमें समझना है। तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी आपने कुछ ना कुछ सुना होगा, कुछ आइडिया है क्या है एग्जैक्टली क्रिप्टो करेंसी? कुछ आप ऐड ऑन करना चाहो उस टॉपिक पे या कुछ बताना चाहो? डिजिटल करेंसी है और किस तरीके से वर्क करती है और इसके क्या फायदे नुकसान है, किसी को कुछ भी आइडिया जो जनरली आपको पता हो? बिटकॉइन और ये सब सुना होगा ना, तो इसके बारे में कुछ आपको बोलना है तो बताओ, तो बात वहां से शुरू करते हैं। कनेक्शन उससे है, इसीलिए बिटकॉइन के बारे में आपको क्या पता है? एक एक पॉइंट बता दो ना, जिसको जो पता है बोलो। और कोई? हाँ पीयूष, बिटकॉइन में कुछ पता है क्या होता है? बाहर की करेंसी। ठीक है, इंडिया की करेंसी नहीं है। कौन से कंट्री में यूज हो रही है, मतलब ऑफिशियली किसी सरकार ने इशू की है या कैसे वर्क कर रही है, इसके बारे में कुछ पता है और किसी को? हाँ बोलो, बिटकॉइन कुछ तो बताओ, सुना तो है ना? हाँ तो फिर क्या सुना है वो बता दो। अरे नाम तो नहीं सुना होगा, कौन कहाँ कैसे क्या यूज कर रहा है, कुछ तो आइडिया होगा। हाँ बोलो। अरे नहीं, कोई गवर्नमेंट ने एक्चुअली रिकॉग्नाइज किया नहीं है। क्रिप्टो करेंसी जैसे आपने बोला भाई डिजिटल करेंसी है, तो हम जो पेपर करेंसी यूज कर रहे हैं उसके बदले एक डिजिटल, आप समझ लो सॉफ्टवेयर जैसा है, उस चीज को उन्होंने करेंसी का नाम दे दिया। और अब बात ऐसी चल रही है कि भाई इसको इन फ्यूचर हम करेंसी के तौर पे इंटरनेशनल लेवल पे यूज करेंगे। बट इसके अपने डिसएडवांटेजेस भी है। सबसे पहला तो कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है। बिटकॉइन का ओनर कौन है, किसने क्रिएट किया, इसके पीछे कोई सरकार है या नहीं है, इसका कोई श्योरिटी या कोई आपके पास रेफरेंस अवेलेबल नहीं है। आप जो करेंसी यूज कर रहे हो अपनी गांधी जी वाली, ठीक है, तो वो आरबीआई ने इशू की है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू वो रिकग्नाइज्ड करेंसी है, ऑफिशियल करेंसी है, और उसके बेसिस पे ही सारी इकोनॉमी चल रही है। अब बीच में बात ऐसी आई कि बहुत सारे सेलर्स, सप्लायर्स, कंपनीज बिटकॉइन एक्सेप्ट करेंगे एज अ वैलिड करेंसी। बट इस चीज को इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रांगली डिनाई किया कि हम बिटकॉइन को, क्रिप्टो करेंसी जो आप बोल रहे हो ना, इट इज नॉट अ करेंसी। करेंसी डेफिनेशन वाइज और लीगली वो होती है जो एक देश की जो सेंट्रल गवर्नमेंट और फेडरल रिजर्व अथॉरिटी होती है वो मिलकर इशू करती है, जो अपने देश में आरबीआई है। तो आरबीआई के पास जो नोट प्रिंट करके इशू करने का पावर है और जो करेंसी कंट्रोल करने का पावर है, वो इकोनॉमिक पावर हम किसी आउटसाइडर को या किसी अननोन अथॉरिटी को तो दे ही नहीं सकते। और बिटकॉइन का मालिक कौन है, क्रिएटर कौन है, उसका कोई आइडिया नहीं है। कोई जापानीज नेम चलता है पूरे वर्ल्ड में, ये कोई जापानीज पर्सन है उसने बिटकॉइन क्रिएट किया, वो कौन है पता नहीं, ठीक है, तो उसकी वो आइडेंटिटी का किसी को आइडिया नहीं है कि वो नाम असली है भी या नहीं है। तो यू नेवर नो कि क्या चल रहा है। और ऐसी चीज को करेंसी बना देना इकोनॉमिकली कितना रिस्की हो सकता है वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। आपने जितना इकोनॉमिक्स पढ़ा और समझा है उसमें आपको करेंसी की वैल्यू तो पता चली होगी कि करेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या आरबीआई करेंसी इशू कर रही है, जो नोट आपके पास है, उसके बारे में आपको क्या आइडिया है? मतलब आरबीआई कितने भी नोट प्रिंट कर सकती है या उसके ऊपर, उनके ऊपर भी कोई कैप है कि भाई इतना ही नोट प्रिंट कर सकते हैं? कैसे वर्क करता है ये सब चीजें? किस बेसिस पे डिसाइड होता है कि कितने नोट प्रिंट करने हैं? किस, मतलब जो सरकारी गोल्ड रिजर्व है वो या जो पब्लिक के पास है वो, किस बेसिस पे? सरकारी गोल्ड रिजर्व पे पूरा डिपेंड करता है। तो करेंसी कितनी प्रिंट करनी है कितनी नहीं है, गवर्नमेंट की गोल्ड रिजर्व पे डिपेंड करता है। और ये पूरे वर्ल्ड का स्टैंडर्ड है। जब पेपर करेंसी नहीं आई थी उसके पहले वो सोने के सिक्के चलते थे, हिंदी में अशरफियां बोलते थे, आपने पढ़ा भी होगा स्कूल टाइम में, है ना? ठीक है, तो दैट इज गोल्ड कॉइन, गोल्ड के सिक्के वो चलते थे। अब तब क्या होता था, इन्फ्लेशन भी कम था ना, तो एक सिक्का, दो सिक्के, इसके सामने आपको गेहूं मिलेंगे, चावल मिलेंगे, शक्कर मिलेगी, वैसे ट्रेडिंग होती थी। धीरे धीरे करके समझ में आ गया कि यार गोल्ड के कॉइन्स तो अब करेंसी में नहीं चला सकते, और ऐसे गोल्ड इतना सारा लेके घूमना प्रैक्टिकली और फिजिकली पॉसिबल नहीं है। तो जो नोट बनाई, दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। ये सारी चीजें आप कहीं ना कहीं आगे पढ़ोगे, मैं कुछ भी अननेसेसरी टॉपिक पे नहीं जा रहा हूँ, जो आपको काम आएगा वही बता रहा हूँ, ठीक है? तो जो करेंसी नोट है,
एक्चुअली नोट की अपनी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपके हाथ में एक 500 का नोट है तो उसकी वैल्यू 500 रुपए के बराबर क्यों हुई? क्योंकि उसके पीछे उतना गोल्ड रिजर्व बैंक के पास है। तो रिजर्व बैंक के पास जितना गोल्ड है, ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक उसके बदले करेंसी जो है वो इशू कर सकती है। आपके पास जो करेंसी का नोट है, जो भी नोट है, चाहे 10 रुपए का नोट हो या 500 रुपए का, आपने कभी देखा उसके ऊपर एक स्टेटमेंट होता है, आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है आपके पास अभी कोई करेंसी नोट? कोई भी नोट होगा चलेगा, 10 रुपए का हो या 500 का हो, ऐसा कोई क्वांटिटी मैटर नहीं करती। एक बेंच पे अगर एक भी किसी के पास कैश है, यूपीआई वाले हो तो अलग बात है, उसमें ये फैसिलिटी नहीं है। अगर कैश है तो आप देख लो, एक एक नोट निकाल के देख लो। इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये सब, मजेदार चीजें पता होनी चाहिए। ओहो, 500 की नोट निकली, ठीक है। नहीं सारी संपत्ति मत बताओ, 10 रुपए वाली भी चलेगी। मिली है नोट, एक एक बेंच पे एक नोट है, आजू बाजू नहीं है तो दे दो, पर वापस कर देना भाई जिसकी है उसको। नहीं कॉइन नहीं चलेगा, कॉइन पे उतनी जगह नहीं है, इसीलिए नोट देखना पड़ेगा आपको। एक बेंच पे कोई एक नोट भी हो किसी के पास तो देख लो। नहीं कॉइन अगर गोल्ड का है तो दे दो। है, मिला, एक एक नोट मिल गई। अब उस पे आप देखो कुछ ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ है क्या? चेक करो ना, है कुछ सेंटेंस लिखा है? चलो यहाँ पे भी देख लेते हैं, गूगल पे भी तो मिल जाएगी। देखो ऐसा यहाँ पे ना कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है, आपके पास जो भी नोट है उसमें कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट होगा। स्टेटमेंट में कुछ ऐसा है, वो थोड़ा ब्लर है, मैं रीड कर देता हूँ, आपके पास नोट में भी होगा। आई प्रॉमिस टू पे द बेरर, बातें मत करो, मजा नहीं आएगा टॉपिक में। मिल रहा है ना, लिखा हुआ है? हाँ, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ 50 रुपीज। जैसे 50 का नोट है आपके पास, जो भी नोट होगा, और गवर्नर का साइन होगा। अब गवर्नर, जब वो नोट छपे उस टाइम पे कौन गवर्नर थे तो साइन वेरी कर सकता है, लेकिन ये स्टेटमेंट आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, है ना? वो स्टेटमेंट का मतलब क्या है, किसी को पता है क्या? असाइन कर रहे कि उसके नोट लीगल है। पर देखो जैसे इसमें दिख रहा होगा आपको, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ ₹500। तो 500 का नोट तो आपके हाथ में है, तो गवर्नर अलग से क्या प्रॉमिस कर रहे, इसको दिखा के और 500 मिलेंगे? लक्ष्मी चिट फंड पार्ट 2 ऐसा कुछ? तो क्या है ये एग्जैक्टली? पर वो तो छपाई है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की, अपना सब सिंबल, ये आरबीआई का सिक्का भी काफी है ना। ये स्टेटमेंट का स्पेसिफिक क्या मतलब है वो पता है क्या? देखो अब सुनो, बात सुनो, ये सेंटेंस तो आपको दिखा नोट के ऊपर, ये हर एक नोट के ऊपर ये स्टेटमेंट जो है वो पहले से लिखा हुआ आ रहा है। मेरी बात समझो, इसका मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब ये है कि जो नोट आपके हाथ में है, दिस इज अ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंस की भाषा में इसको डेरिवेटिव बोलते हैं। डेरिवेटिव का मतलब ये कि इसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, ये तो पीस ऑफ पेपर है ना, देखा जाए तो। अब अगर ऐसा हो गया कि महंगाई बहुत बढ़ गई, जनता गरीब हो गई है, सरकार सोच रही है कि सबको अमीर कैसे बनाए, तो बोले हमारी सरकार चुन लो, आपको 1-1 करोड़ रुपए हम ऐसे ही भेज देंगे, हमारी खुद की प्रिंटिंग प्रेस है आरबीआई की, जितने नोट चाहिए छाप देंगे, 500-500 के बंडल आपको भेज देंगे, हो गई, गरीबी दूर होगी। बचपन में कभी ऐसा आइडिया आया आपको? जब नए नए नोट आपने देखे होंगे और करेंसी के बारे में समझ में आया होगा, तो हर बच्चे के दिमाग में एक पॉइंट पे तो ऐसा आता है कि यार फिर हम गरीब क्यों हैं, बाकी लोग अमीर क्यों हैं? सरकार अगर नोट प्रिंट करके सबको पैसा बांट सकती है तो हमें क्यों नहीं बांट देती? ऐसा दिमाग में आया आपके? लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं कर सकते, उसका रीजन है
ये जो नोट है इसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं, जैसा मैंने आपको बोला, दिस इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, बट इसको ऐसे फाड़ के फेंक मत देना नहीं तो वैल्यू घर वाले बताएंगे कितनी होती है, ठीक है। आपके हाथ में जो 200 रुपए का नोट है या 500 रुपए का नोट है, उस पर जो गवर्नर प्रॉमिस कर रहे हैं ना, गवर्नर ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि इतनी वैल्यू का रिजर्व, गोल्ड रिजर्व हमारे यहाँ लॉकर में पड़ा हुआ है सेफ। अब क्योंकि गोल्ड फिजिकली एक्सचेंज करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 500 रुपए का सोना दे दिया जैसे पहले चलता था, तो गोल्ड कॉइन रिजर्व में रख दिया और उसके बदले ये चिट्ठी आपको लिख के दे दी, दैट इज अ प्रिंटेड नोट, और बोला कि जितने रुपए आपके हाथ में है उसकी हम गारंटी दे रहे हैं कि उतने रुपए के बराबर का सोना हमारे गोल्ड रिजर्व में पड़ा हुआ है और वो सेफ है। मतलब आप ये 500 रुपए किसी को दे रहे हो ना, तो 500 रुपए के बराबर का सोना उसको दे रहे हो। ये एक सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है ऑफ द एक्चुअल गोल्ड रिजर्व। तो आरबीआई पे लिमिटेशन ये है कि आरबीआई मैक्सिमम उतना ही गोल्ड, मतलब उतने ही करेंसी इशू कर सकती है जितना उनके पास गोल्ड रिजर्व पड़ा हुआ है, उससे ज्यादा नहीं कर सकती। तो ये पॉसिबल नहीं है कि अनलिमिटेड नोट प्रिंट करके पब्लिक में बांट दिए, क्योंकि अगर जितना गोल्ड नहीं है उतने नोट बांट दिए, ऐसे कल को अगर सब लोग पहुंच गए आरबीआई पे कि हमें 500 का नोट नहीं चाहिए, इसका गोल्ड दे दो, तो आरबीआई कहाँ से लाएगी? समझ आ रहा है? आप प्रैक्टिकली पहुंच मत जाना, देंगे नहीं। आप बोले नहीं नोट थोड़ी सी फटी हुई है, पुरानी लग रही, मेरे को 500 रुपए गोल्ड दे दो। 500 रुपए समझ आता है, कोई 10 रुपए का नोट लेके चला गया तो बोले ऐसा 10 रुपए में तो कितना ही गोल्ड देंगे आपको, ये मेजर भी नहीं हो पा रहा है, अब तो महंगा इतना हो गया। तो प्रैक्टिकली आपको नहीं मिलेगा, बट दैट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो करेंसी की जो वैल्यू है वो गोल्ड रिजर्व के बेसिस पे है। अच्छा, इसीलिए पूरी दुनिया की अलग अलग करेंसीज की वैल्यू डिफरेंट है। डॉलर महंगा है, रुपया सस्ता है, वन ऑफ द रीजन इज गोल्ड रिजर्व। इंडिया के पास जो गोल्ड रिजर्व है वो कुछ 700 टन या 800 टन की रेंज में है, और जो यूएस के पास जो गोल्ड रिजर्व है वो 8000 टन के आसपास है। समझ आ रहा है डिफरेंस? इतना सोना जो देश का ऑफिशियल गोल्ड होता है, वो इंडियन गवर्नमेंट के पास जितना गोल्ड है उससे 10 टाइम्स गोल्ड यूएस गवर्नमेंट के पास है। तो डॉलर 10 गुना महंगा तो अपने आप हो गया, क्योंकि उनकी करेंसी की वैल्यू अपने आप ज्यादा ही होने वाली है। सेकेंडली, बाकी जो फैक्टर्स है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, डिमांड सप्लाई, ये सारी चीजें, मैन्युफैक्चरिंग, वो सब फैक्टर्स क्यूमुलेटिवली अफेक्ट करते हैं करेंसी को। अब अपना डॉलर की जो हालत, डॉलर के सामने जो रुपए की हालत है आपको पता ही है, काफी इसके ऊपर डिबेट चला अभी। अब धीरे धीरे फिर मामला जो है वो E20 पेट्रोल की तरफ चला गया, लेकिन बीच में आया था कि डॉलर 95 हो गया, 97 हो गया, सेंचुरी पार करेगा। सब लोग वेट कर रहे थे कब डॉलर की सेंचुरी होगी। तो 97 रुपीज का जो डॉलर है, वो जो प्राइस है वो किस बेसिस पे सेट हुआ? वन ऑफ द रीजन इज गोल्ड रिजर्व। इट इज नॉट द ओनली रीजन, बट एक प्राइम रीजन ये माना जाता है जहां से ये चीजें शुरू हुई। आप बिलीव नहीं करोगे, एक टाइम ऐसा भी था जब ये रेशियो रिवर्स था, 1 रुपए में 3 डॉलर मिलते थे। सही में, ये इंडिपेंडेंस के टाइम का बता रहा हूँ, 1950 के अराउंड 1 रुपए में 3 डॉलर मिलते थे। आज 1 डॉलर के लिए 97 रुपीज पे करना पड़ा है, 95। तो आप समझ रहे हो उसकी वैल्यू कितनी बढ़ गई? 95 इंटू 3 टाइम्स कर लो आप, उतनी बढ़ गई कि जहां 1 रुपया दे के 3 डॉलर मिल रहे थे, आज आपको वही 3 डॉलर चाहिए तो आपको 300 रुपए देने पड़ेंगे। तो जो उसकी वैल्यू में एप्रिसिएशन हुआ है ना, वो 300 टाइम्स हुआ, और हमारी करेंसी 300 टाइम्स डी वैल्यू हुई है। अब इसका रीजन जो है उसमें हमारी पॉपुलेशन, हमारे डिमांड्स, कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट भी है, और वर्ल्ड कॉम्पिटिशन भी है। आज अगर आरबीआई चाहे तो 95 का डॉलर 80 रुपीज का कर सकती है, बट फिर उसका इम्पैक्ट ये होगा कि अगर फॉरेन कंट्री से कोई इंडिया के पास कोई ऑर्डर आता है, परचेज ऑर्डर, तो उनके लिए इंडियन गुड्स महंगे हो जाएंगे, क्योंकि हमारी करेंसी महंगी हो गई, तो उनको पैसा चुकाने के लिए रुपया खरीदना पड़ता है। अब अगर उनको 1 डॉलर दे के सिर्फ 80 रुपया मिलेगा, तो उनको ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ेंगे, और अगर यही 1 डॉलर में उनको 100 रुपया मिल रहा है तो कम डॉलर्स में काम हो रहा है। तो फॉरेन बायर्स के लिए इंडियन गुड्स कंपेरेटिवली सस्ते हो जाएंगे। और हमारा फाइट चलता है चाइना से, अब तो बांग्लादेश, ताइवान और कोरिया से भी चलता है, कि भाई वो लोग भी आगे निकल रहे हैं, हम वही हैं। तो भाई एक्सपोर्ट्स के मामले में अगर हमें अपनी स्पीड मेंटेन करनी है तो करेंसी सस्ती रखेंगे, तो फॉरेन बायर्स के लिए इंडियन गुड्स चीपर होंगे, तो वो खरीदने आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। ये सारे फैक्टर्स इकोनॉमिकली कनेक्टेड है विथ योर करेंसी नोट। अब ये जो करेंसी नोट की मैंने आपको बात बोली, गोल्ड रिजर्व के अगेंस्ट नोट प्रिंट करना, ये एक लीगल कंसेप्ट है और ये रियल कंसेप्ट है। आपने वो वेब सीरीज देखी है मनी हाइस्ट? आइडिया होगा, प्रोफेसर होता है, चोरी करते हैं, तो स्पेन की जो ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व होती है, वहां की आरबीआई उसको लूटने का प्लान बनाता है। तो वही होता है कि जो देश का पूरा ऑफिशियल गोल्ड है वो हमें लूटना है, और वो चोरी करके ले जाएंगे। अब वो पूरी सीरीज उसके ऊपर ही चलती है। अब वो पूरी सीरीज में वो लोग प्लानिंग करते हैं कि कैसे इसको लूटेंगे, वोल्ट में घुस जाते हैं, पूरा उसको हाईजैक कर लेते हैं, फिर वहां पे जो लोग हैं उनको होस्टेज बना लेते हैं, और वो सोना चुराने की कोशिश करते हैं। अब लास्ट में ये होता है कि सोना चोरी कर तो लेते हैं, निकाल लेते हैं सारा सोना,
और आरबीआई का गवर्नर, पुलिस, वहां की सिक्योरिटी वो सोना उनसे रिकवर कर नहीं पाती। और वो जो थेफ्ट कर रही है जो टीम, वो उनको आइडिया देती, बोले काम करो, सोना तो हमने चुरा लिया, प्रूफ तुम्हारे पास है नहीं कि हमने किया है, क्योंकि सोना भी नहीं मिला और हम अंदर से बाहर आ गए थे, तो कोई प्रूफ नहीं कि हम ही थे, किसी को नहीं पता है। अब देखो, अगर तुम पूरे वर्ल्ड को ये बता दोगे कि तुम्हारे देश का पूरा सोना चोरी हो चुका है, और जब वहां पे ऐसा दिखाते हैं सीरीज में कि न्यूज बाहर आ जाती है कि सोना चोरी हो गया है, तो स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है, पूरा वर्ल्ड इनके साथ डील करना बंद कर देता है कि अब ये पेमेंट कहाँ से करेंगे, करेंसी की वैल्यू खत्म हो जाती है और पूरा मार्केट कोलैप्स हो जाता है। तो बोले तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, दुनिया में डिक्लेयर कर दो कि गोल्ड मिल गया है। जैसे तुम ये डिक्लेयर करोगे, तुम्हारा स्टॉक मार्केट ओपन हो जाएगा, पूरा वर्ल्ड तुम्हारे साथ डील करने के लिए रेडी होगा, तुम्हारी करेंसी की वैल्यू ट्रैक पे आ जाएगी, और किसी को क्या पता चलेगा कि रिजर्व में सोना है कि नहीं है। और लास्ट में उनके पास ये रास्ता बचता है कि मान लेते हो, नकली गोल्ड बार रख के बंद कर दिया, बोले नहीं गोल्ड मिल गया, पूरा देश खुश है, खाली हो गया सोना, पता ही नहीं है कहाँ गया, मालूम पड़ा। तो वो एक्चुअल में उसकी वैल्यू इतनी है कि गोल्ड रिजर्व नहीं होगा तो आप पेमेंट्स कैसे करोगे। तो ये चीजें होती है। श्रीलंका में हुआ था रिसेंटली, लास्ट ईयर, देखा था आपने न्यूज पे, श्रीलंका का जो प्रेसिडेंट हाउस और वहां की जो पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर का बंगलो, सारी पब्लिक वहां पे टूट पड़ी, कब्जा कर लिया, और प्रेसिडेंट के बंगलो में स्विमिंग कर रहे हैं लोग, उसके डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना वाना खा रहे हैं, पूरे महल का तो ऐसे पूरा कचरा कर दिया था। तो ये सब चीजें हुई वहां पे। रीजन था उनके फॉरेन रिजर्व खत्म हो गए, डॉलर्स नहीं है, इंपोर्ट करने के लिए पैसा नहीं है, तो इसलिए एक्सपोर्ट करने की जो रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत जरूरी है। तो हर देश सिर्फ इंपोर्ट करता रहेगा और एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो करेंसी कमाएगा नहीं, तो फिर चुकाएगा कैसे। तो ये सब चीजें उनको बैलेंस करनी पड़ती है। अब जो मैटर इतना सीरियस है जो अपन देख रहे हैं, आप सोचो करेंसी नोट के बदले एक बिटकॉइन जैसा कोई भी XYZ सॉफ्टवेयर, उसके ऊपर ये चीजें शिफ्ट कर देना और उसको ऑफिशियल करेंसी का स्टेटस दे देना, क्या ये सेफ है इकोनॉमी के लिए? क्योंकि आरबीआई इकोनॉमी कंट्रोल करती है। आप देखते हो इन्फ्लेशन रिसेशन का कंसेप्ट है। अब जब बहुत महंगाई बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, आरबीआई के पास क्या मेजर्स है उसको कंट्रोल करने के लिए? कुछ पढ़ा अभी तक आपने इकोनॉमिक्स में? हाँ, वो रेपो रेट में क्या करते हैं वो लोग चेंजेस? इंटरेस्ट रेट सेविंग्स पे, इन्वेस्टमेंट्स पे बढ़ा देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, देखो साइकोलॉजी है ना, अगर सबके हाथ में बहुत पैसे हैं तो फिर सबकी डिमांड्स बढ़ जाती है। देखो आपकी इच्छाएं अलग है और आपकी जरूरतें अलग है, वांट्स और नीड्स में फर्क होता है। इकोनॉमिक्स में अपन ऐसे ही पढ़ते हैं, जरूरत अलग चीज है और इच्छा सबको है। अगर आज आपके पास 1 लाख रुपए महीने की इनकम है तो आपके खर्चे 1 लाख के हिसाब से, यही आपकी इनकम अगर 1 लाख के बदले 5 लाख हो जाए तो आपके खर्चों में फर्क पड़ेगा, लाइफस्टाइल में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अभी तक तो ऐसा है, सब कुछ बेसिक चल रहा था, ठीक है भाई, इतने कपड़े भी ठीक है, ये जूते भी ठीक है, ये गाड़ी भी सही है, ये घर भी बराबर है, लेकिन 10 गुना पैसे आ जाए तो यार बहुत छोटा घर है, नया ले लेते हैं, ठीक है, ये कौन सी गाड़ी ले रखी है, अच्छी गाड़ी लेते हैं, ये मोबाइल फोन फालतू से ले रखा है, महंगा ले लेते हैं। फिर हर चीज में आपको ना ज्यादा महंगी चीजें चाहिए और ज्यादा क्वांटिटी में चीजें चाहिए, जस्ट बिकॉज यू कैन अफोर्ड। पर आपके अफोर्ड करने से अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है क्या? अवेलेबिलिटी, सप्लाई बढ़ जाएगा। सबके पास पैसे हैं, सबके पास इतने पैसे हैं कि हर कोई कुछ भी खरीद सकता है, तो हर कोई खरीदने आ जाएगा। बट सप्लाईज, रिसोर्सेज तो स्केर्स है ना, तो स्केर्सिटी तो अपने आप क्रिएट होगी। 2-3 कंट्रीज ने वर्ल्ड में ऐसा किया था। एक अफ्रीका में उन्होंने किया था, आई थिंक जिम्बाब्वे में था। उन्होंने क्या किया, करेंसी नोट्स प्रिंट कर दी, जैसे मैंने आपको बताया जितनी चाहो प्रिंट कर दो, और पब्लिक में बांट दी। अब सबके पास 1-1 करोड़ रुपए मिनिमम थे, करोड़पति, पूरा देश करोड़पति है, सबके पास पैसे। ये रियल में हुआ है और वो अभी तक उस क्राइसिस से बाहर नहीं आए। इन्होंने बहुत साल पहले किया था। तो करेंसी नोट जो है वो ऐसे रैंडमली उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, जितना गोल्ड रिजर्व था उससे ज्यादा नोट बांटी और लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब इन्फ्लेशन वहां पे इतना बढ़ गया, ये रियल फैक्ट है, आप गूगल करना आपको मिल जाएगा। एक ब्रेड का पैकेट उस देश में 1 करोड़ रुपए बिक रहा था। हाँ, ये रियल सिनारियो है, ये हुआ है, ठीक है। ये अफ्रीका में उन्होंने किया था, आई थिंक जिम्बाब्वे था या कोई और कंट्री था, मुझे नाम एग्जैक्टली कंफर्म करना पड़ेगा, बट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कंट्री में उन्होंने ऐसा किया था। और उसकी वजह से इतना इन्फ्लेशन बढ़ गया, क्योंकि देखो आप सबके पास करोड़ों रुपए हैं, अब आप सब किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, आपको सबको बेस्ट चीज चाहिए, लेकिन मार्केट में सप्लाई अवेलेबल नहीं है। आप बोले 1 करोड़ के बदले 2 करोड़ ले, मुझे चाहिए, दूसरा बोलेगा मेरे पास बहुत पैसे 5 करोड़ ले, बट भाई सप्लाई तो लिमिटेड है। तो जब सबके हाथ में बहुत पैसा होता है तो क्या होता है, इन्फ्लेशन ऊपर चला जाता है, महंगाई बढ़ जाती है। उस पॉइंट पे आरबीआई आके क्या करता है, मार्केट से पैसा खींच लेता है कि सबके हाथ से पहले तो पैसे छीन लो, शॉपिंग पे निकल पड़ते हैं और महंगाई बढ़ जाती है। बोले पैसा कैसे छीना है, पैसे किसी घर में जाके उसका कैश थोड़ी लेके आ सकते हैं। बोले काम करो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, एफडी पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, जो 7% था ना उसको 9% कर दो, तो लोग अपने आप इन्वेस्टमेंट की तरफ अट्रैक्ट होंगे कि यार बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, बॉन्ड्स काफी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, चलो इसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं।
जब आप पैसा इन्वेस्ट कर देते हो, हाथ से खाली हो जाता है पैसा, मनी ब्लॉक हो जाता है, तो आपके खर्चे अपने आप कंट्रोल में आते हैं और इन्फ्लेशन डाउन होता है। अब ये बहुत ज्यादा कर दिया तो रिसेशन आ जाता है, मंदी आ जाती है, लोग खर्चा ही नहीं कर रहे। कोविड के टाइम पे हुआ था, कोई पैसा खर्च नहीं कर रहा। अब पैसा खर्च ना करना भी बुरा है, क्योंकि फिर इकोनॉमी चलेगी कैसे? ठीक है, आप खर्चा करोगे नहीं, मुझे कुछ पे नहीं करोगे, तो मेरे पास पैसे नहीं आएंगे। मेरे पास पैसे नहीं आएंगे तो मैं खर्चा नहीं करूंगा, मैं किसी को आगे पे नहीं करूंगा, तो पैसा तो घूम रहा है ना। तो मनी रोटेशन जरूरी है। तो जब रिसेशन आ जाता है तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट्स को घटा देती है कि भाई अभी इतना रिटर्न नहीं देंगे, तो लोग इन्वेस्ट करने के बदले खर्चा करते हैं, और ज्यादा खर्चा करने लग जाते हैं तो क्या होता है, फिर इन्फ्लेशन आ जाता है, फिर वापस इंटरेस्ट रेट्स अट्रैक्टिव करके इन्वेस्टमेंट कराना पड़ता है। अब ये सीसॉ है, चलता रहता है। ऐसा फिक्स नहीं कर सकते कि इतना रिसेशन फिक्स हो गया, इतना इन्फ्लेशन फिक्स हो गया, ये प्लस माइनस होता रहता है। तो ये सारे फैक्टर्स को तभी कंट्रोल किया जा सकता है जब करेंसी नोट्स जो है वो आपके कंट्रोल में हो। बिटकॉइन जैसा कुछ आ गया तो खेल खत्म हो जाएगा। एक दो कंट्रीज ने ये अनाउंस किया था कि हम लोग बिटकॉइन को ऑफिशियली एक्सेप्ट कर रहे हैं, सरकार ने बोला, और हम इसको करेंसी की तरह अलाउ करेंगे। ये 2 दिन में इन्होंने डिसीजन रिवर्स कर दिया, क्योंकि जैसे ही उनको इकोनॉमिक उसका इम्पैक्ट देखने को मिला, बोले तो हम बर्बाद हो जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा कौन क्या कर रहा है। क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस एक दिन में 50% प्लस भी हो जाता है, 50% माइनस भी हो जाता है। रुपए की वैल्यू एकदम से थोड़ी ना गिरती है, लेकिन करेंसी बिटकॉइन है तो उसमें कुछ भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने ये सब चीजों को ध्यान में रख के, इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट स्टैंड लिया है कि हमारी इकोनॉमिक जो कंट्रोल है वो हमारे देश के लोगों के हाथ में, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में और आरबीआई के हाथ में रहेगी। इसके अलावा हम किसी को पावर नहीं दे सकते। बात क्लियर हो रही? तो ये इकोनॉमिक पॉइंट हो गया कि भाई करेंसी कैसे काम करती है। और बिटकॉइन क्यों गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया? गवर्नमेंट ने वर्ड भी यूज नहीं किया करेंसी। दे डोंट रिकॉग्नाइज बिटकॉइन एज क्रिप्टो करेंसी। इसको इन्होंने पार्लियामेंट में इनकम टैक्स एक्ट में एक नाम दिया, वर्चुअल डिजिटल असेट। वर्ड पे ध्यान दो, बिटकॉइन इंडियन गवर्नमेंट की नजर में है वर्चुअल डिजिटल असेट। डिजिटल असेट, वर्चुअल, जो रियल नहीं है। क्रिप्टो करेंसी वर्ड को ऑफिशियल रिकॉग्निशन दिया ही नहीं। गवर्नमेंट ने क्लियर बोला कि जो चीज करेंसी है ही नहीं, अब पूरी दुनिया उसको क्रिप्टो करेंसी बोलती है, हम क्यों उसको करेंसी बोले? वो करेंसी नहीं है, इट इज अ डिजिटल असेट। आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो करो, बट हम उसको लीगल रिकॉग्निशन नहीं देते एज अ करेंसी। समझ में आया? इंडिया में वैसे भी देखो, रुपए के अलावा और भी बहुत सारी करेंसी चलती थी जब तक यूपीआई नहीं था। अब दुकान पे सामान खरीदने जाओ और अगर दुकान वाले का छुट्टे पैसे नहीं है तो आपको चॉकलेट देता, वो भी करेंसी थी। ठीक है, ऐसा होता है। और ये पहले होता था, क्योंकि आज तो अपन क्या ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, अब ये प्रॉब्लम नहीं। पहले किराने की दुकान पे जाओ तो एक चॉकलेट का डब्बा ऊपर रखा होता था। किसी का हुआ ना भाई 48 रुपीज हुआ, आपने 50 रुपए दिए, 2 चॉकलेट ही देगा। बोले भैया सिक्के नहीं है, छुट्टा नहीं है, ये चलता था। पोस्ट ऑफिस में जाओ तो भी होता था। मेरे साथ तो 2-3 बार ऐसा इंस्टेंस हुआ, रेगुलर था, क्योंकि पहले तो यही चलता था। एक दुकान में सामान खरीदने गया तो उसने ना 2 रुपए की चॉकलेट दे दी। बोला भाई छुट्टे पैसे दे, मैं क्या, और चॉकलेट में ही नहीं कि अच्छी वाली दे रहे, चलो अपन खा ले, तो एकदम वो कलर वाली टॉफी नहीं होती वो पकड़ाते हैं। वो खाई तो कल 200 रुपए डॉक्टर के वहां जाएंगे, खा भी नहीं सकते आप उसको। तो 2 चॉकलेट दे दी। मतलब छुट्टे पैसे दे रहे, चॉकलेट क्यों दे रहा है? बोले भैया छुट्टे नहीं। बोले कोई बात नहीं। अब कुछ सामान मिला नहीं वहां पे, बाजू वाली दुकान में गया मैं, बोले चल इसके थोड़े मजे लेते हैं। तो फिर कुछ पैसा हुआ ना, तो मैंने उसको 2 चॉकलेट दी। बोले भैया ये क्या है? मतलब बाजू वाली दुकान वाले ने दी, तूने भी तो डब्बा रखा है, तू भी तो ये करता है, तो तुम जो चॉकलेट हमको देते हो हम तुमको नहीं दे सकते? बोले ले ले भाई। वो 2 मिनट देखा, बोले सोचा क्या करूं, मतलब बाजू में से ही दी है, तू पूछ ले, तो उसको पता है ये तो चीजें होती है, तो रख ली उसने, कुछ बोला भी नहीं। बोले भैया डब्बे में डाल दो, कोई बात नहीं। बोला देख भाई, तू जो करेंसी बना के रखेगा मैं भी वही करेंसी यूज करूंगा। तो एक बार पोस्ट ऑफिस में ऐसा हुआ, अभी आप लोग जो एग्जाम फॉर्म भर रहे थे ना, इतना कन्वीनियंस है, ऑनलाइन जाओ, लॉग इन करो, 1500 भरो, यूपीआई करो, काम खत्म। हमें जाना पड़ता था पोस्ट ऑफिस, बैंक में जाओ, डिमांड ड्राफ्ट बनवाओ, फिजिकल फॉर्म भरो, फॉर्म लेने चैप्टर ऑफिस जाओ, फिर सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जेरोक्स करवाओ, फिर उसको ट्रू कॉपी करवाने के लिए बहुमाली बिल्डिंग में जाओ, फिर उसका पूरा फोल्डर बनाओ। फिर हम जाते थे पोस्ट ऑफिस उसको स्पीड पोस्ट करने न्यू दिल्ली, तो अपना एग्जाम फॉर्म यहाँ से स्पीड पोस्ट करना पड़ता था, ये था। अब स्पीड पोस्ट करने जब भी जाऊं तो पोस्ट ऑफिस में जो स्पीड पोस्ट का मिनिमम चार्ज है वो है 39 रुपीज था। अभी कुछ रेट अलग होगा, 39 रुपीज रखा था, ये नहीं कि 40 रख लो। अब उसको मैं 50 रुपए दे रहा हूँ, 10 रुपए छुट्टे दे रही मैडम, और एक है ना वो अपना पोस्ट आता है ना, ये स्टैंप, 1 रुपए का स्टैंप। बोले छुट्टा नहीं। भाई तुम तो कम से कम, तुम तो सरकार हो या तुम्हारे पास भी छुट्टा पैसा नहीं, तो मैं कहाँ से लाऊं? तो 40 रुपए राउंड रखोगे, अपने को प्रॉब्लम नहीं, 39 रखते हो, फिर 1 रुपए का स्टैंप पकड़ाया। अब मेरा सीए, सीएस, सीएमए, बीकॉम, एमकॉम सबके फॉर्म जाते थे, तो मैं तो रेगुलर जाता था पोस्ट ऑफिस, और वहां से भी डॉक्यूमेंट रेगुलर घर पे आते थे। तो पोस्ट ऑफिस वाले सब जानते थे ये कुछ ज्यादा पढ़ाई कर रहा है, बार बार मार्कशीट आ रही है, हॉल टिकट आ रही है, सब घर पे आता था, सबमिट करने जा रहा हूँ। तो ऐसे ना मेरे वॉलेट में कुछ 10-15 ये स्टैम्प्स कलेक्ट हो गए। तो एक बार ऐसा हुआ 39 रुपीज, मतलब लो मैडम 30 रुपए,
और ये 9 स्टैम्प्स। अब वो मेरी शक्ल देख रही है, बोला आप ही ने दी है, क्या देख रहे हो, ये वैलिड है, यूज थोड़ी किए हुए मैंने। और अंदर मैनेजर को पूछने के, बोले सर ये ऐसे स्टैम्प्स दे रहा है। मैं बोला सर आप ही ने दिए, लेने ही पड़ेंगे, कोई ऑप्शन ही नहीं है। 2 मिनट सोचा, फिर ले लिए चुपचाप। मैं बोला अभी भी 5-6 पड़े, अगली बार भी यही दूंगा। सीधी बात है, जैसी करेंसी आप चलाओगे वैसी हम चलाएंगे। तो ये सब चीजें चलती थी। अब यूपीआई आने से प्रॉब्लम खत्म हो चुका है, तो अलग सिस्टम है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो रही। अब देखो, अब आते हैं अपन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। ये क्रिप्टो करेंसी से कैसे कनेक्टेड है। जो लोग क्रिप्टो करेंसी के फेवर में बात कर रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि बिटकॉइन और ये सारी चीजें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से सिक्योर है और इसको हैक करना पॉसिबल नहीं है। अब बोले क्यों हैक करना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा टेक्निकल पार्ट पे चलते हैं। आप कोई भी फाइल अगर कहीं पे स्टोर करते हो ऑनलाइन, तो कहाँ पे स्टोर होती है, किसी सर्वर पे। ऐसा होता है, कोई क्लाउड सर्वर है या किसी चीज पे, वहां पे वो लोग उसको स्टोर करते हैं। अब फाइल को हैक करना है तो हैकर्स के लिए बड़ा इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो हार्ड डिस्क है, उस हार्ड डिस्क की एक लोकेशन पे ना एक फाइल पड़ी है। वो फाइल उन्होंने जाके अगर कॉपी कर ली तो उस फाइल का सारा डेटा उनको मिल गया, और फिर वो डेटा वो लीक कर सकते हैं, उसका मिसयूज कर सकते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसा बोल रही है कि भाई हम लोग एक पर्टिकुलर फाइल के 1000 टुकड़े कर देंगे और उसको 1000 अलग अलग लोकेशंस पे स्टोर कर देंगे। अब अगर कोई हैकर किसी पर्टिकुलर साइट पे पहुंच भी गया, हार्ड डिस्क के अंदर या क्लाउड पे, तो उस साइट पे उसको वो फाइल का 1000वां टुकड़ा मिलेगा। समझ आ रही? बाकी के टुकड़े मिलेंगे नहीं। और वो पूरी दुनिया के सारे सर्वर, सारे क्लाउड एक साथ तो हैक करने नहीं वाला। तो जहां पे भी जाके वो हैकिंग करेगा उसको सारा सामान नहीं मिलेगा। बात समझ आ रही? तो वो जो फाइल है उसका पूरा डेटा उसको मिलेगा ही नहीं, तो आधे अधूरे डेटा करेगा क्या। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो टेक्नोलॉजी वाला बेस है, ये कैसे वर्क कर रही है, उसका मेन आइडिया ये है कि एक फाइल को, पूरी एक फाइल को एक सर्वर पे, एक लोकेशन पे स्टोर मत करो। उस फाइल के हजारों पार्ट्स हो जाएंगे और अलग अलग लोकेशंस पे उसके अलग अलग पार्ट्स स्टोर होंगे। तो जिसने वो फाइल सेव की है उसको ये अश्योरेंस मिलेगा कि उस फाइल का डेटा ऑनलाइन हैक नहीं हो पाएगा, लीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि हैकर्स के लिए पॉसिबल ही नहीं होगा, बिकॉज दे डोंट नो द एड्रेस कि इसके बाकी के टुकड़े कहाँ पड़े। बात समझ आई? क्लियर हो? अब सपोज इसको एक जनरल एग्जांपल से अपने रिलेट करते हैं। आपके घर में आपके पास बहुत सारा कैश है, तो कहाँ रखोगे उसको? कैश कहाँ रखा होता है यूजुअली? नहीं, घर में रखना होता है, लॉकर में होगा। अब देखो, ये सबसे आसान तरीका है चोर को खुद इनवाइट करने का कि देख भाई तुझे चोरी करनी है, तुझे दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, घर में आ, बेडरूम में आ, कबर्ड देख ले, उसको खोल, उसमें तिजोरी है, उसी में सारा पैसा है। तो चोर के लिए बड़ा ऑब्वियस है ट्रेस करना कि आपने पैसा कहाँ रखा है। इसके बदले और कोई बेटर आइडिया है आपके पास? बोलो बोलो, जो आपके दिमाग में आ रहा है वही करना चाहिए। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। ये ब्लॉकचेन भी ऐसे ही किसी ने सोच के बनाया है। ठीक है, उनका सेम आइडिया है। अगर आपके पास मान लो ऐसे 50 लाख रुपए कैश है, आपने एक तिजोरी में रखा है जो बड़ी ऑब्वियस जगह है, तो कोई भी वहां पे आएगा, खोलेगा, सारा पैसा उठा के ले जाएगा। अब यही आपके घर में अगर आपने 10 जगह अलग अलग क्वांटिटी में पैसा छुपा रखा है, सोचो चोर आ गया, कितना कंफ्यूजिंग होगा उसके लिए। इमेजिन कर पाएगा कि मसाले के डब्बे में आपने नोट छुपा रखे हैं? है ऐसा पॉसिबल? पहले तिजोरी खोली, आपने उसमें 1-2 लाख रुपए रखे हैं उसके लिए, कि उसको डाउट नहीं हो गया तिजोरी खाली है, मतलब कहीं और छुपाए। थोड़े पैसे आपने रख दिए, बाकी के सारे पैसे घर में अलग अलग जगह, कहीं कपड़ों में रखे हैं, कहीं मसाले के डब्बे में रखे हैं, मिर्ची के डब्बे में रख दिए, ले हाथ डाल और निकाल ले। ठीक है, तेरे पे रिस्क है। अब उसको टाइम नहीं लगेगा ढूंढने में। अगर उसको डाउट हो भी गया घर में अलग अलग जगह पैसे होंगे, तो कहाँ होंगे क्या पता। अपने खुद की अपनी चीज घर में ढूंढ रहे होते, मिलती नहीं। सोचो चोर को कहाँ से मिलेगा? सिर्फ मम्मी को पता होती है। एक आवाज लगा, ये नहीं मिल रहा, बोले वहां रखा होगा, देख उधर। बोले अभी वहां उधर का क्या मतलब होता है, आके बताओ। ठीक है, अपने को समझ आती नहीं, मम्मी को तुरंत मिल जाता है। अब ये सारी जो चीजें हैं ब्लॉकचेन में, उन्होंने वही यूज किया कि अगर एक डेटा डिवाइड करके टुकड़ों में अलग अलग जगह छुपा दिया जाए तो ढूंढने वाले को आसानी से मिलेगा नहीं। ये आपके लेवल पे आके बेसिक लेवल पे समझा रहा हूँ कि ब्लॉकचेन कैसे काम करता है। तो इस वजह से डेटा की सिक्योरिटी बढ़ गई और डेटा को हैक करना डिफिकल्ट हो गया। अब जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हैं, जो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स अपन कर रहे हैं, यूपीआई कर रहे हैं, बैंक्स भी यही टेक्नोलॉजी अब धीरे धीरे यूज करना स्टार्ट कर रही है। और इवन जो क्लाउड सर्वर है, क्लाउड क्या होता है वो आइडिया है? आप जो ऑनलाइन डेटा स्टोर करते हो, गूगल ड्राइव, आई क्लाउड, ये सब है ना, एप्पल आई क्लाउड और ये सब चीजें, जो ऑनलाइन आप डेटा स्टोर कर रहे हो, ये सारा क्लाउड सर्वर है। अब आपका डेटा ऑनलाइन अगर किसी सर्वर पे पड़ा है तो किसी के लिए भी हैक करना बड़ा आसान है। बट अगर वही डेटा ब्लॉकचेन से प्रोटेक्टेड है तो आपकी एक फाइल के 1000 टुकड़े हो गए और अलग अलग जगह पे पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट सर्वर्स पे स्टोर्ड है, तो हैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। दिस इज द मेन आइडिया बिहाइंड दिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। वो चेन जो है उसको ब्रेक कर दो, पता नहीं चलना चाहिए कि डेटा कहाँ पे स्टोर हुआ है। और अगर किसी को कोई लोकेशन मिल भी गई तो पता है वहां पे क्या होगा? अलग अलग फाइल्स के अलग अलग टुकड़े पड़े होंगे जिसको जोड़ के कुछ नहीं बनेगा।
तो हैकर को समझ ही नहीं आएगा कि डेटा एग्जैक्टली है क्या, इसके बाकी पार्ट्स कहाँ पे है, और वो उसको जोड़ के पूरी फाइल नहीं बना पाएगा। इस इंटेंशन से इन्होंने यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है उसको डिराइव किया। समझ आ रहा है? सेकेंडली एक एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी भी होती है। एनक्रिप्शन कहीं वर्ड सुना है आपने? कहाँ पे सुना है? व्हाट्सएप पे सुना है? एंड टू एंड एनक्रिप्शन सब झूठ है। व्हाट्सएप वाला बोलता है कि देखो मैं आपके चैट नहीं पढ़ सकता। व्हाट्सएप वाला खुद बोलता है कि आप अगर एंड टू एंड एनक्रिप्शन वाला ऑप्शन एनेबल कर दो तो आपकी चैट्स एनक्रिप्टेड रहेंगी। एनक्रिप्शन का मतलब होता है किसी भी चीज को एक कोड लैंग्वेज में, एक अननोन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना, जिससे किसी अननोन पर्सन को पढ़ के समझ नहीं आएगा कि एग्जैक्टली है क्या। बट आप सच बताओ, अगर आप व्हाट्सएप के मालिक होते तो क्या आप किसी की चैट पढ़ना पसंद करते या नहीं? सच्ची बताओ, है ना? देखो चेहरे पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पढ़ने में क्या जा रहा है? डिपेंड करता है। तो डिपेंड तो कर रहा है ना, मतलब ऐसा तो नहीं सर, ऐसे तो गलत बात है भाई, ऐसे कैसे किसी के मैसेजेस पढ़ सकते हैं? अरे यार मेरा सॉफ्टवेयर है, मैंने बनाया है, तुम यूज कर रहे हो, मैं क्यों नहीं पढ़ूंगा? बात समझ आ रही? तो एंड टू एंड एनक्रिप्शन बोलने की बात है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका जितना डेटा है वो कहीं पे भी कुछ भी प्राइवेट नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बट वो लोग टेक्नोलॉजी ऑफर करते हैं कि आपका व्हाट्सएप और ये सब चीजें एनक्रिप्टेड है तो वो लीक नहीं होगा। फिर न्यूज चैनल पे देखो लोगों की व्हाट्सएप चैट दिखा रहे होते हैं स्क्रीनशॉट के साथ, मतलब वो कहाँ से आ जाती है फिर? तो कहीं ना कहीं बोलने वाली बात है कि भाई लीक नहीं होगा, सेफ है। प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं है। आप स्नैपचैट यूज करते हो, स्नैपचैट का डेटा बहुत बार लीक हो चुका है। स्नैपचैट की आप गूगल करके देख लेना, स्नैपचैट का सर्वर किसी ने हैक कर लिया था, 2 मिलियन यूजर्स के अकाउंट्स का पूरा डेटा हैक। अब स्नैपचैट में मिसकंसेप्शन क्या है वो समझो, ये सेफ्टी पर्पस के लिए भी जानना जरूरी है। अब आपने किसी को स्नैप भेजा, स्टोरी डाली है, स्नैप सबको भेज दिया, स्ट्रीक बना रहे हो, आपने सोचा सामने वाले ने स्नैप खोला, देखा फोटो गायब, स्क्रीनशॉट लेगा तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, पता चल जाएगी, तो फुल सिक्योर है। वो फुल सिक्योरिटी आपको सिर्फ सामने वाले से मिल रही है, लेकिन स्नैपचैट के सर्वर पे तो वो इमेज रहती होगी ना कि वहां से भी चली जाती है, वहां रहती है। तो आपने मुझे इमेज भेजी, मैंने खोली, मुझे अब नहीं दिखेगी, लेकिन सर्वर पे है। अब कोई सर्वर हैक कर ले तो वहां से सारी इमेजेस तो उसके पास आ गई। ये रियल में हुआ है, 2 से 3 बार स्नैपचैट का सर्वर हैक हुआ, उस पर जितना भी डेटा था वो उन्होंने डार्क वेब के ऊपर ऑनलाइन बेच दिया। अब वो फोटो है जो भी है, जो उसका जो मिसयूज हो सकता है वो कर लो। तो इट इज नॉट दैट सेफ जितना वो अपने को फर्स्ट इंस्टेंस में लगता है। अब इन्हीं चीजों को रोकने के लिए ये ब्लॉकचेन का वो लोग यूज कर रहे हैं, ताकि हैकर्स के लिए वो चीज को ट्रैक करना उतना ईजी ना हो। आइए बात समझ में क्लियर हुआ? तो एनक्रिप्शन का यूज होता है। एनक्रिप्शन का मतलब क्या है? जो मैसेज आपने भेजा वो कोड लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे किसी को पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली वो मैसेज है क्या। तो ट्रांसपेरेंसी उतनी कम कर दी तो कोई उसका मिसयूज ना कर पाए। दिस इज द मेन आइडिया बिहाइंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। क्लियर? अब इनकी लैंग्वेज भी एक बार एक जनरल देख लेते हैं कि ब्लॉकचेन को किस तरीके से समझाया, ऑनलाइन ही चेक कर लेते हैं। क्रिप्टो लाने का मेन मोटिव? क्रिप्टो लाने का मेन मोटिव अगर फ्रैंकली बताओ ना, तो जितने भी इलीगल ट्रांजैक्शंस है ना वो करने के लिए इसको लाए गए हैं, ये इसका रियल मोटिव है। वो आपको ऑनलाइन वो लोग वैसा कोई एडमिट नहीं करेगा, बट एक ऐसी करेंसी सुनो जिसके ऊपर किसी देश की सरकार का कोई कंट्रोल ना हो। इस करेंसी से अगर आपको आर्म्स, एम्यूनिशंस, ड्रग्स खरीदने आप खरीद सकते हो, इलीगल ट्रांजैक्शंस करने आप कर सकते हो। तो क्योंकि सरकारी नोट होते हैं तो उसमें मनी लॉन्ड्रिंग, रेड पड़ना, कैश मिलना, बैंक ट्रांजैक्शंस जो है वो टैली होना बड़ा इजी हो जाता है। किसने किसको पैसा दिया, किसके अकाउंट से ट्रांसफर हुआ, केवाईसी होता है तो ट्रेस हो जाता है। लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी जो आप और मैं मानते हैं, जिसमें हमें देश की सरकार से लेना देना ही नहीं है, तो ये सारी चीजें इलीगल ट्रांजैक्शंस में बहुत हेल्पफुल होती है। कहीं ना कहीं इन चीजों को इसलिए एक पैरेलल इकोनॉमी की तरह चलाया जाता है, और इस रीजन से कोई भी देश की सरकार जो स्टेबल कंट्री है वो एक्सेप्ट नहीं करता कि भाई हम ये इसको रिकग्निशन देंगे। इसलिए आप देख लो पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी क्रिप्टो करेंसी को लीगली रिकग्निशन अभी तक नहीं मिला, बिकॉज सबको पता है कि पीछे क्या चल रहा है। सरकारों को तो मालूम होता है, बट हर चीज वो लोग पब्लिक नहीं कर सकते, वैसी बात। ठीक है, चलिए देखें, थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कैसे काम करता है ये लैंग्वेज के लिए। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज अ डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल लेजर। डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड अलग अलग जगह रखा गया होगा, दैट सिक्योरली रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस अक्रॉस अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। डेटा इज स्टोर्ड इन ब्लॉक्स एंड लिंक्ड क्रोनोलॉजिकली यूजिंग क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी का मतलब किसी चीज को कोड लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना, एनक्रिप्ट कर देना वैसा। मेकिंग द रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन परमानेंट, ट्रांसपेरेंट, वर्चुअली इम्पॉसिबल टू ऑल्टर विदाउट नेटवर्क कंसेंसस। आपको नहीं पता है कि एक फाइल के बाकी के 100 टुकड़े कहां पड़े हैं। आपके पास एक टुकड़ा हाथ में आ भी गया होगा और वो भी कोडेड होगा तो आपको समझ नहीं आएगी कि क्या चीज है, आप उसको छोड़ दोगे। ये वैसी बात है। कैसे वर्क करता है देख लो। डिसेंट्रलाइजेशन जो मैंने आपको बोला, अलग अलग जगह इंस्टेड ऑफ वन सर्वर डेटा में बी स्टोर्ड एट मल्टीपल सर्वर्स।
जिसकी फिजिकल लोकेशन अलग अलग देशों में हो सकती है। दिस इज द मेन एडवांटेज। ट्रांसपेरेंसी, क्या ट्रांजैक्शन हुआ है वो दिखेगा, बट किसने किया है वो नहीं दिखेगा। ट्रांसपेरेंसी एंड प्रिवेसी दोनों साथ में चलता है। किसी ने किसी को पेमेंट किया ये दिखेगा, लेकिन किसने पेमेंट किया वो नहीं दिखेगा। तो ट्रांसपेरेंसी है लेकिन प्रिवेसी के साथ। एक बार डेटा अगर लिख दिया तो वो चेंज या डिलीट नहीं हो सकता, उसको हैक करना चेंज करना पॉसिबल नहीं है। और ये जो नेटवर्क है पूरा, ये एक साथ पूरा जुड़ा हुआ होगा, सारे सर्वर आपस में कनेक्टेड होंगे, तो ये चीज प्रैक्टिकली हो पाएगी कि एक फाइल के 100 टुकड़े किए और 100 सर्वर्स पे अलग अलग लोकेशन पे स्टोर किए, तो ये सर्वर्स भी तो आपस में इस चीज के लिए अग्री करने चाहिए। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आजकल डिजिटल डेटा में बहुत यूज हो रही है। जो बैंकिंग भी ऑनलाइन चल रहा है ना, बैंक्स भी ये सॉफ्टवेयर यूज कर रही है, जिसकी वजह से उनकी वेबसाइट्स को हैक करना डिफिकल्ट है। इसलिए अभी आप देखते हो यूपीआई और ये सब चीजों में जो हैकिंग फ्रॉड है वो कंपेरेटिवली कम है और सिस्टम सिक्योर हो रहा है, ताकि लोग ऑनलाइन पेमेंट करने से पहले डरे नहीं। तो पहले जितना हैकिंग होता था उतना नहीं हो पाता इजीली। आपको स्कैम करे, आपको वो लिंक भेज दे, आप क्लिक करके ओपन कर लो, अलग बात है, बट उसके बिना ये चीज पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। इसका एडवांटेज। कॉमन यूजेस, क्रिप्टो करेंसी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब जो डिजिटल बेसिस पे आप कर सकते हो फिजिकल पेपर के बिना। सप्लाई चेन, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन, और डिजिटल आइडेंटिटी, आपके डिजिटल रिकॉर्ड्स। डिजिटल रिकॉर्ड्स में क्या आता है, थंब इंप्रेशन लगाते हो फोन में, तो बैंक में यूज फिंगरप्रिंट, तो यूज फिंगरप्रिंट में ये आपका बायोमेट्रिक डेटा है। कितनी जगह वो फेस रिकग्निशन होता है, रेटिना स्कैन होता है। अब आपने फोन में अगर वो सेटिंग सेव कर दी और आपके फोन में से वो चीज हैक हो जाए, तो कोई भी आपका अकाउंट एक्सेस कर सकता है आपके फिंगरप्रिंट के थ्रू, समझ आ रही है। तो इन चीजों को रोकने के लिए भी ये टेक्नोलॉजी काम आती है। दिस इज योर डिजिटल आइडेंटिटी, ऑनलाइन जितना भी आप इस चीज को स्टोर कर रहे हो, क्लियर हुआ। तो ये पॉइंट्स है। तो दिस इज मेनली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और इस तरीके से ये काम करता है। 100% गारंटी है। अभी तक तो जितने लेवल पे उन्होंने बनाया है, इसको हैक करना, क्रैक कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, फिलहाल वैसा बोल रहे हैं। अब जो हैकर्स है वो भी ढूंढते रहते होंगे, उसका कुछ ना कुछ तोड़ मिलना चाहिए, मिल गया तो फिर और उसको एडवांस करने की कोशिश करेंगे। वो तो फाइट चलता रहता है, सिक्योरिटी बनाने वाला बना रहा है, उसको तोड़ने वाला उसको हैक करने के पीछे लगा हुआ है। बट अभी तक ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें आप बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट 100% गारंटी है कि इसमें आपका डेटा चोरी नहीं हो पाएगा। बोलो, पॉइंट क्लियर हुआ। तो ये पूरी स्टोरी है बिहाइंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब आप इसको अपने वर्ड्स में लिखना चाहो या आपके सिलेबस में जो लैंग्वेज दी है उसमें से पॉइंट्स यूज करोगे। मेन क्या होता है ना, ऐसी चीजें जो टेक्नोलॉजी वाली और अपना सब्जेक्ट नहीं है, मैं उसको जितना टेक्निकली समझाऊंगा उतना डिफिकल्ट है। मैंने इसको आपके लिए एकदम सिंपल लैंग्वेज में रिलेट करा दिया कि वर्क कैसे कर रहा है। तो आप अब इसको रिलेट करोगे तो लैंग्वेज के साथ कनेक्ट कर पाओगे कि अच्छा हाँ, ये इसका अंडरलाइंग कंसेप्ट है और ये चीजें इस तरीके से वर्क कर रही है। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। बस तो ये टॉपिक यहाँ पे आपका कंप्लीट है। दिस इज ब्लॉकचेन।